हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। आज जो हम लोग टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में लेकर के आए वो है इलास्टिक कांस्टेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जेईई हो, चाहे आईईएस हो, चाहे आईएएस हो, कोई भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर बनता है। तो देखते हैं कि क्या है, ये क्या चीजें हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात एक हम जानते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस होता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। दैट कांस्टेंट वो क्या करता है, वही इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ठीक, तो जैसे सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन हो गया, हाँ, जी इज इक्वल टू टाउ अपॉन गामा, या ये कह लो टाउ इज इक्वल टू जी इंटू गामा हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस हो गया, शेयर स्ट्रेन हो गया। दिस इज व्हाट, जी इज व्हाट, आर आई एन इलास्टिक कांस्टेंट, शेयर मॉडुलस कह लो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह लो इसको। अच्छा, इसके बाद देखो, अगर हमको स्ट्रेन नहीं पता है, वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेन इन एनी कंपोनेंट अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस और अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो क्या करेंगे, हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर कंपोनेंट की पता होगी, भाई these are the properties of materials। ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और हर मटेरियल के लिए फिक्स रहती हैं। हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया। हर बार देखा कि भैया हमने इतनी स्ट्रेस दी, इतना स्ट्रेन आया, इतनी स्ट्रेस दी, इतना स्ट्रेन आया। तो जी जो है हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, ई भी एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया और देखा कि ये परमानेंट यार, एक मटेरियल के लिए हमेशा सेम रह रही है। बात समझ पा रहे होंगे? तो ये हो गए आप अपने इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट हमको पता होगा, शेयर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, तो क्या स्ट्रेन जो डेवलप होगी कंपोनेंट में वो नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। इसके बाद देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ टाइम्स एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन आता है, इवन आईईएस में भी आया ही होगा कहीं ना कहीं। और एक बात जान लीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो एसएससी जेईई के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी सबसे पहली पसंद होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस जो हल्के वाले हैं, उसमें भी 2-3 लेवल हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ कम मतलब कुछ हल्के क्वेश्चंस होते हैं जो इजी लग जाते हैं, और कुछ टफ होते हैं। टफ वालों को यू कैन स्किप, जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेईई की, वो टफ वालों को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लो लेवल और मीडियोकर क्वेश्चंस हैं वो एसएससी जेईई की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट को लगाने चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वहीं से उठा लेते हैं। उसके बाद एसएससी जेईई का पेपर बच्चा दे के आता है, स्टूडेंट कहता है यार बहुत कठिन आ गया था, बहुत कठिन आ गया था, पता नहीं कहाँ से आया था। वो पता नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईजी वाले होते हैं वहां से आता है। तो जस्ट डू इट। अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स 4 होते हैं। रट लो, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। वो इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो ई है, एक म्यू है, एक जी है और एक के है। E is modulus of elasticity, mu is Poisson's ratio, G is modulus of rigidity, and what about K? K is known as bulk modulus. Bulk modulus की अभी हमने बात नहीं की है, bulk modulus की बात अभी हम लोग करेंगे। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट वो भी है, समझ में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं, E, G, म्यू एंड K। रट लो इसको। एग्जाम में निश्चित तौर पे ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, 2, 4, 6 ऐसे करके दिया होगा, कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, दैट दोज आर 2 इन नंबर। कौन कौन से? E एंड म्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो। ये जो दो हैं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स है। कभी जब आगे पढ़ेंगे तो इस पे बात करेंगे कि भैया ये इंडिपेंडेंट क्या होता है। लेकिन अगर एक जैसे नहीं होता है कि भाई क्वेश्चन सही करना है, रटना है, तो ये देख लो कि जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, ई एंड म्यू।
यहां पर जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हैं। ई और म्यू जो है वो डिपेंडेंट है, और सॉरी ई और म्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, और जी एंड के जो है वो क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि जी और के जो है ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कुछ बातें समझ ली हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे मटेरियल होमोजीनियस जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज होमोजीनियस मटेरियल। जैसे यहाँ पे देख तो लिया कि भैया ये लिखा हुआ है होमोजीनियस मटेरियल है, आइसोट्रोपिक मटेरियल, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स आर 4, कौन कौन से, ई जी म्यू के। होमोजीनियस मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स आर हाउ मच, 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स ई एंड म्यू। ठीक, लेकिन ये भैया होमोजीनियस क्या होता है या आइसोट्रोपिक क्या होता है, लेट अस थिंक ओवर इट, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं। होमोजीनियस मटेरियल, देखो अंग्रेजी में बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस मटेरियल व्हेन sorry, a material is said to be homogeneous when it exhibit यार कट करो जरा एक मिनट। होमोजीनियस मटेरियल देखिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है, पहले मैं क्या करूंगा कि आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको ये अंग्रेजी अपने आप समझ आ जाएगी। सपोज ये एक कोई मटेरियल है, अब देखो यहां पर हमने क्या किया, होमोजीनियस मटेरियल को पकड़ने के लिए कि मतलब मटेरियल होमोजीनियस है या नहीं, 5 पॉइंट ले लिए और हमने किसी ऐसे तरीके से चेक किया, देखा कि यहां पे इलास्टिसिटी कितनी है मटेरियल की इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मटेरियल की इलास्टिसिटी कितनी है हर पॉइंट पे। अब देखो अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स या एट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट पे उंगली रख दो या जिस पॉइंट को फोकस कर लो, उस पॉइंट पे अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन अ सिंगल डायरेक्शन अगर सेम है तो मटेरियल जो है वो कहलाएगा होमोजीनियस मटेरियल। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट यहां इस डायरेक्शन पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है दैट इज व्हाट E1, इस पॉइंट पे मटेरियल की प्रॉपर्टी E1 पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। मतलब कि अगर इस मटेरियल को होमोजीनियस होना है तो ये मटेरियल जितने भी पार्टिकल्स से मिलकर के बना है उन सभी पार्टिकल्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो कैसी रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो वही लिखा हुआ है होमोजीनियस मटेरियल्स एग्जिबिट या होमोजीनियस मटेरियल एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे वन पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है या वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट सेम, देखो इलास्टिक प्रॉपर्टीज के सेम होने का बहुत साफ मतलब है कि वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट सेम रहने वाली। ठीक, अब देखना एक बात और समझिए, अच्छा देखिए जैसे सपोज मैंने कहा कि भैया ये एक इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस पे देखा, इस पे देखा, one particular direction, every point we have selected 5 points and we are focusing on one particular direction। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, द वैल्यू ऑफ दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज E2। ठीक, क्या किया, कई सारे पॉइंट लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली y एक्सिस की तरफ, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या मिल रहा है हर जगह, E2 मिल रहा है, या इलास्टिक प्रॉपर्टीज यहां भी सेम है। मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस, मटेरियल क्या है, होमोजीनियस है। अब देखना क्या मटेरियल आइसोट्रोपिक है या मटेरियल एनाइसोट्रोपिक है। तो यहीं पे आइसोट्रोपिक का कॉन्सेप्ट उठा करके देखते हैं,
होमोजीनियस तो हम लोगों को समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, सॉरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर प्रॉपर्टी सेम द मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस। और अगर मैं कहूं कि भैया ये फिर आइसोट्रोपिक क्या होता है, तो देखते हैं आइसोट्रोपिक क्या होता है। एक पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस, अगर प्रॉपर्टीज सेम है तो मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक। अब देखो ये मटेरियल क्या आइसोट्रोपिक है, एक पॉइंट और डायरेक्शन उठाओ, देखो x डायरेक्शन पे E1 प्रॉपर्टी है और y डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कितनी है, E2 प्रॉपर्टी है। मतलब एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। द मटेरियल इज सेड टू बी एनाइसोट्रोपिक। मटेरियल क्या कहलाएगा, एनाइसोट्रोपिक। अरे क्यों कहलाएगा ये भी समझ लो। एक पॉइंट पे कई सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, अगर एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती, मटेरियल कप के अंदर पॉइंट एक सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी E1, प्रॉपर्टी E1, प्रॉपर्टी E1, इलास्टिक प्रॉपर्टी, देन द मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक मटेरियल। लेकिन E1 से यहाँ E2 हो गया, ये हो गया E3, no it is not isotropic, it is what, an isotropic material। तो this material the depict ये जो मटेरियल है यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, मटेरियल होमोजीनियस तो है लेकिन मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है। मटेरियल क्या है, एन आइसोट्रोपिक। अब देखिए, चलिए अच्छा इसको यहीं तक रहने देते, होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस के बाद हम देखते हैं आइसोट्रोपिक क्या होता है, उसके बाद देखेंगे होमोजीनियस आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस एनाइसोट्रोपिक, नॉन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, नॉन होमोजीनियस एनाइसोट्रोपिक। तो देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक व्हेन इट एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। क्या लिखा हुआ है आइसोट्रोपिक मटेरियल में, एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक properties in every direction, in any direction, sorry, in any direction at वन पॉइंट। देखते हैं क्या है मतलब, देख लीजिए, आइए ये एक मटेरियल है, ठीक, ये मटेरियल है। मटेरियल में हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, देखो अभी हम लोग पिछले पहले पढ़ भी चुके हैं तो अब हम लोगों को बहुत समझने के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया। एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट पे कई सारी डायरेक्शंस ली, ठीक, हर डायरेक्शन पे अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब ये सभी E1 वैल्यू के होंगे, देन द मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक। मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस पे जब प्रॉपर्टीज सेम है, देन द मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक। अब देखिए, अगर मैं कहूं आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस का क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो आप कहेंगे कि सर होमोजीनियस मटेरियल जो होता है वो उसकी अलग अलग पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ये उठाया, एक पॉइंट ये उठाया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उठाई E1, ठीक, क्लियर। अब कह रहे हैं कि भैया मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक एज वेल। तो मटेरियल जब आइसोट्रोपिक होगा तो मटेरियल के जो पॉइंट हमने यहां उठाया है उसकी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी।
मतलब यही वाला जो पूरा का पूरा फोटो है उठा के यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। ठीक, यहां पे सारा इवन इवन और पूरे के पूरे में इवन होगा मामला। लेकिन देखो एक बात बताएं, ये एजम्पशन होता है इस दुनिया का ना, ये एजम्पशन है पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, क्या कि भैया मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, बोर्ड कह रहे हैं जो अपना ये यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अजम्पशन रट लो। रटना क्या है कि मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, बट व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट वी हैव मेमोराइज्ड। क्या कि मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, मतलब मटेरियल की हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे और हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज शुड बी सेम। मतलब क्या हुआ इसमें भी, मतलब देखो लोड लगाओ, समझना, जैसे अब कभी क्रिकेट वाला बैट देखा है, निश्चित तौर पे देखा होगा, तो क्रिकेट वाला जो बैट होगा उसका कुछ इस तरह का शेप होता है। यार ये बोतल लग रहा है क्या, इज इट लुकिंग लाइक बॉटल? नहीं, बॉटल नहीं लग रहा होगा, अब ये नहीं लगेगा बॉटल। सचिन तेंदुलकर सर खेला करते थे हमारे के बैट से कभी 2003 वाले वर्ल्ड कप में। खैर चलिए, तो यहां पर ये एक बैट है, इस बैट में अगर हम इसका एक पॉइंट उठाएं और फाइबर्स देखें, तो फाइबर्स का जो अलाइनमेंट होगा, दैट अलाइनमेंट शुड बी लाइक दिस। जो फाइबर्स होंगे बैट के वो इस पैटर्न पे होंगे, वर्टिकल लेंथ होगी फाइबर्स की। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल लेंथ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल फाइबर्स आर देयर टू मैन्युफैक्चर अ बैट। अगर मैं कहूं कि यार ये बताओ, क्या ये जुगाड़ नहीं कर सकते, ऐसे फाइबर नहीं लगा सकते? अगर ऐसे फाइबर लगाएंगे ना तो बैट टूट जाएगा। बैट जो इंपैक्ट लोड है, जो बॉल का इंपैक्ट लोड पता ही होगा आपको, बताया है, इसीलिए बताया था कि जब ये एग्जाम्पल बताएं तो समझ पाओ। बैट पे जब ये लोड लगेगा तो ये वाला जो सेक्शन होगा, दैट सेक्शन वुड बी क्रिटिकल सेक्शन। क्यों? यहां पे लोड लग रहा है, ये लेंथ है P into L, बेंडिंग इतनी ज्यादा हो गई कि यहां ब्रेक कर गया। यहां पर क्या होगा, जब बॉल यहां लगेगी और लेंथ होगी, सेक्शन होगा क्रिटिकल, नो डाउट, लेकिन देख रहे हो फाइबर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। फाइबर जो है उनके पास मटेरियल ज्यादा है, मटेरियल इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो फाइबर्स जो होंगे वो मजबूत बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलाइंड है इस पैटर्न में, यहां पे अलाइंड है फाइबर्स इस पैटर्न पे। आप समझ पा रहे हो बात? तो देखो मटेरियल की प्रॉपर्टी समझिएगा, यहां पे जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो बहुत अच्छी है, यहां पे मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अच्छा है। Are you getting my point? Why we are studying these isotropic and homogeneous? Just because of we have to deal with the materials. और अगर मटेरियल से डील करना है then we have to know the basic properties of the materials. This is what isotropic and homogeneous. तो I think आप समझ पाए होंगे। ठीक भैया, देखो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रॉपर्टी सेम है, then the material is said to be homogeneous, but actual में मटेरियल होमोजीनियस होता नहीं है। वो क्या कारण होता है? वो ये कारण होता है कि जैसे जब मटेरियल बनता है तो कहीं की डेंसिटी ज्यादा है, कहीं की कम है, कुछ ऐसा जरूर होता है। इसी वजह से कभी जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब पढ़ते हैं, रोलिंग वगैरह जब पढ़ेंगे कि एक शीट है, शीट को रोल किया जाता है, रोल्स के जैसे एक ये शीट है, ये इन कई सारे रोल्स हैं, उन रोल से होकर के शीट आगे जा रही है, ऐसे रोल्स होंगे गोल गोल और शीट निकल के जा रही होगी, तो वो क्या बना रहे हैं? शीट बना रहे हैं। शीट मतलब उसको रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी मटेरियल कहीं कहीं जो है वो ऐसा थोड़ा सा एजेस, उसके कहीं के एजेस जो हैं वो ज्यादा डिफॉर्म हो जाएंगे, कहीं के एजेस कम डिफॉर्म हो जाएंगे। वेवी एजेस टाइप इसको बोलते हैं, एक डिफेक्ट होता है, इसको वेवी एजेस बोलते हैं। मतलब शीट है, किनारे साइड से शीट क्या हो गई, हल्का सा वेव जैसा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल, यहां पर मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ थी,
यहां पे मटेरियल सॉफ्ट था, ज्यादा मुड़ गया, और यहां पे मटेरियल जो है हार्ड था, नहीं दब पाया, नहीं कुछ हो पाया। जब मटेरियल सॉफ्ट था मटेरियल ज्यादा बाहर निकल गया, जब मटेरियल हार्ड था जिस जगह वहां पे मटेरियल जो है नहीं दब पाया, फिर मटेरियल जहां पे सॉफ्ट था निकल गया तो बाहर हो गया। तो ये दिस इज व्हाट वेवी एजेस। ये क्या होता है? एक तरह का डिफेक्ट होता है, कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे। बट वो डिफेक्ट जो आया है पिक्चर में, इट इज ड्यू टू नॉन होमोजेनिटी एंड एनाइसोट्रोपिसिटी ऑफ द मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा इतना सब अगर ज्ञान होगा तो कभी फेल नहीं होगे आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो आई थिंक हमें होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक समझ में आ गया है। अब ये होमवर्क है, या आप कभी भी करिएगा, एनाइसोट्रोपिक और नॉन होमोजीनियस या जो भी है सारे कॉम्बिनेशन बना करके आप अपना देख लीजिएगा घर पे। अब देखिए आइसोट्रोपिक मटेरियल, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हम लोग समझ लेंगे। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहां से एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को, वहां पे बात करेंगे। तो देखो आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या था? एक पर्टिकुलर पॉइंट था और इनफाइनाइट कई सारी डायरेक्शंस थी। हाँ, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारी डायरेक्शंस पे प्रॉपर्टीज सेम थी तो मटेरियल आइसोट्रोपिक था। मटेरियल आइसोट्रोपिक था मतलब मटेरियल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शंस था। मतलब कि जैसे डायरेक्शन बदल रहे हो, क्या प्रॉपर्टीज बदल रही हैं? बताइए। अगर डायरेक्शन एक पॉइंट पकड़ो और डायरेक्शंस बदलो, अगर पॉइंट पकड़ा और डायरेक्शन बदली, प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही हैं तो मटेरियल हो गया आइसोट्रोपिक। और एक पॉइंट पकड़ा, डायरेक्शन बदली, प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही हैं, मटेरियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन। और मटेरियल जब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन हो गया तो मटेरियल क्या हो गया? आइसोट्रोपिक। तो अंग्रेजी में अगर पूछेंगे तो भी समझ जाओगे कि आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होता है ना, वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोट्रोपिक मटेरियल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन। बट व्हाट अबाउट एनाइसोट्रोपिक? एनाइसोट्रोपिक मटेरियल एक पॉइंट लिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस ली, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। तो जैसे जैसे डायरेक्शन बदल रहे हैं प्रॉपर्टी बदल रही है। मतलब प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन का फंक्शन है, या प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है? जब प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल एनाइसोट्रोपिक, प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। क्लियर? यहां से भी अंग्रेजी में कभी कभी क्या करते हैं, वो घुमा देते हैं। और यकीन मानिए ये जो स्टार मैं लगा रहा हूं या जो बात बता रहा हूं, ये एग्जाम में डिट्टो लिखी आएगी। जब डिट्टो लिखी हुई आएगी ना ऐसी, तो वहां पे हाथ पांव फूल जाएंगे कि यार डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। आर यू क्लियर? गेटिंग और नॉट? ऑलराइट। तो देखो रट लो, एनाइसोट्रोपिक डिपेंडेंट, आइसोट्रोपिक इंडिपेंडेंट, समझ आपने बहुत अच्छे से लिया है। ठीक। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल देखो ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आता एग्जाम में, बस जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके बाद थोड़ा सा जो लिखेंगे वो आएगा। अगर एनालिसिस करने पे आ जाओगे तो एनालिसिस करने पे यार, जब हम लोगों ने मास्टर्स किया था, एमटेक किया था, तो उसमें कंपोजिट मटेरियल का पूरा एक सब्जेक्ट था, पूरा कंपोजिट मटेरियल। उसमें आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, उसके बाद बड़ी बड़ी मैट्रिक्स बनती थी और उन मैट्रिक्स में कंपोनेंट फिल किए जाते थे। तो वी नीड नॉट टू डिस्कस ऑन इट। हमें क्या करना है, बस उतना देखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या हो गया? सपोज हमने एक मटेरियल, एक प्लेट ली, एक डिस्क जैसी है उसको ली, एक दूसरी डिस्क ली, तीसरी डिस्क ली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क हमने एक के ऊपर एक रख दी। ठीक। तो ये जो मटेरियल बना, ये मटेरियल बना ऑर्थोट्रोपिक। अब कहोगे कि what is the quality of that material, what is the different property we are getting in this material? We are getting a different thing, a different property in this vertical direction। देखो ये वाला जो डायरेक्शन था, ये वाला जो प्लेन था, x ये हुआ, मतलब सॉरी, ये वाला जो पूरा का पूरा डायमेंशन था, इसमें मटेरियल की एक प्रॉपर्टी रही, पूरी जो प्लेट है प्लेट ही रही, मटेरियल सेम था। दूसरे में क्या किया हमने, फिर से जो मटेरियल रखा, प्लेट रखी, इस प्लेन पे प्रॉपर्टी सेम रही, लेकिन क्या हो रहा है, मटेरियल एक के ऊपर एक चिपकता चला जा रहा है। ठीक। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल गई, डिफरेंट हो गई। जैसे
जो वुड होती है, जो वुड है, जैसे पेड़ काटा जाता है तो पेड़ जो है वो पेड़ की जो वो वुड का पूरा हिस्सा होता है, दैट इज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, वो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है। क्लियर? इसमें बहुत ज्यादा नहीं ज्ञान समझना है, बस इतना समझना है कि इट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे लैमिना देखा है कभी, लैमिनेट, कभी अगर जहां पे प्लाईवुड और इन सब चीजों का काम होता है उसको लैमिनेट बोलते हैं, वहां पे जो प्लाईवुड होती है उसको लैमिनेट बोलते हैं। कभी नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो पतली पतली लेयर जो है वो फॉर्म की जोड़ी जाती है, जोड़ करके सॉल्यूशन से कुछ गम वगैरह से जोड़ करके मोटी सी प्लाई बना दी जाती है और वो बहुत स्ट्रांग होती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो ये वाला प्लेन होगा, जैसे प्लाई बोर्ड का दरवाजा है तो एक ये प्लेन होगा, इसमें प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी, लेकिन जो उसकी थिकनेस होगी दरवाजे की उसमें प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में इतना ही था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा मटेरियल जो है इसकी प्रॉपर्टीज बदलती है, दैट इज नोन एज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। बस बात खत्म। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात आती है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। इतना पूछा जाता है कि हो सकता है इस बार आप जो एग्जाम देने जाए उसमें पूछ दिया जाए। देखिए एक छोटी सी लिस्ट है, मतलब इसको लिस्ट ना कह करके एक टेबल कह देंगे, मटेरियल और नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बना लीजिए, एग्जाम में पूछी जाती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आया है। मटेरियल कौन सा हो गया? एक हो गया आइसोट्रॉपिक, बहुत ज्यादा समझना नहीं है, बस जितना इसमें लिखा है उतना ही समझ के आगे बढ़ना है। आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, और ये क्या हो गया? ऑर्थोट्रॉपिक। देखिए आइसोट्रॉपिक मटेरियल, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट, यहां पे एक सब टर्म छूट गया है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक। अच्छा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट टर्म इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, दो आइसोट्रॉपिक के लिए 2 होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक के लिए 9 होते हैं और ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 21 होते हैं। रट लो, 2 9 21। आइसोट्रॉपिक के लिए 2, एनाइसोट्रॉपिक के लिए 9 और ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 21। अब बाकी इसमें मैं लगा दे रहा हूं स्टार, और देखो स्टार कितने लगा रहा हूं। तीन में से एक जरूर पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में ना, मतलब 70% जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये टेबल से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो आइसोट्रॉपिक के लिए 2, एनाइसोट्रॉपिक के लिए 9 और ऑर्थोट्रॉपिक के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स 21। और सुनिए, अगर बहुत ज्यादा कौतूहल है मन में कि ये 2 9 21 चल क्या रहा है, ये इंडिपेंडेंट इलास्टिक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो लेक्चर जो है इसके लिए तैयार कर दूंगा प्रॉपर, बहुत अच्छे से। हो सकता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके कौतूहल को शांत करने में आपकी मदद करेगा। तो इसको मैं रब करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आएगी वो आएगी इलास्टिक कांस्टेंट जो है उनकी रिलेशनशिप के बारे में। इलास्टिक कांस्टेंट्स की रिलेशनशिप के बारे में तो खैर सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते होंगे। देखते रिलेशनशिप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। चलो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में फिर से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, निश्चित तौर पे मिलेगा। देखो
ये एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू G1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू। क्लियर, बड़ी अच्छी बात, फाइन। एक तीसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। ये क्या है, कई सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जो चार, उनके आपस की रिलेशनशिप है कि भाई इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है। देखो ये तो पता ही है, ये पॉइजन्स रेशियो है, ये क्या है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस है, पॉइजन रेशियो है, बस क्लियर। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, रट्टा मारना है। यू हैव टू मेमोराइज इट, चाहे जितनी बार करनी लिखना पड़े, चाहे जितनी बार सोचना पड़े, समझना पड़े, रटना है तो रटना है, इससे आगे इसमें कुछ नहीं। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में ये तीनों जो हैं ये बड़े ही काम आने वाले हैं, तीनों इक्वेशंस, तीनों जो रिलेशन है। म्यू की वैल्यू दे दी जाएगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दिया जाएगा, अरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना होगा, निकाल लेंगे, ई दे दिया जाएगा, जी दे दिया जाएगा, म्यू की वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन निकाल तब पाएंगे जब रट्टा मारा होगा इनका। ऐसा नहीं पता चला ई इज इक्वल टू 2G और फिर सोच रहे 1 माइनस म्यू था कि 1 प्लस म्यू था। हाँ, तो जो ये स्कोरिंग चीजें हैं इनमें तो कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए। एक बार कभी ऐसा हो सकता है कि भैया जो कॉन्सेप्ट मिस कर गया इसलिए गलती हो गई, लेकिन अगर कहो कि यार ये फार्मूला गलत हो गया तो यार ये फिर जो है शर्मनाक हो जाएगा, इससे फिर ये मतलब वो हो जाएगा कि लज्जा आनी चाहिए। तो E इज इक्वल टू G1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, म्यू की वैल्यू निकाली है E और G के टर्म में, ठीक, और इस वाले में रख दी, तो क्या हुआ, म्यू को हमने एलिमिनेट कर दिया। वी हैव एलिमिनेटेड म्यू बाय द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस, बाय द हेल्प ऑफ दीज टू रिलेशंस, एंड द थर्ड रिलेशन वी आर गेटिंग इज E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। अब देखो जो एग्जामिनर होते हैं पहले तक तो ये तीनों ठीक थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, उनको कुछ मिला नहीं यार, वो सोचते हैं यार कुछ ऐसा करें कि यार ये तो बच्चे रट लेते हैं, सही कर देते हैं, कुछ तो यार बदलाव करना चाहिए। तो जब बदलाव करना चाहिए तो उन्होंने क्या बदलाव किया, उन्होंने 3K प्लस G को इधर ले गए, 9kg को इधर ले आए और 1 अपॉन E कर दिया, मतलब 3K प्लस G अपॉन 9kg इज इक्वल टू 1 अपॉन E किया, ठीक। इसके बाद क्या किया, 3K अपॉन 9kg, मतलब 3K अपॉन 9kg, ये 3 3 1 अपॉन 3G आ गया, 3K कट गया, 3 3 9 हो गया, 1 अपॉन 3G आ गया, प्लस 1 अपॉन 9K आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन E हो गया। ये इक्वेशन दे दी एग्जाम में, ऐसे किसी में 1 अपॉन 3G लिखा होगा प्लस 1 अपॉन 9K इज इक्वल टू 1 अपॉन E, ठीक, 1 अपॉन 3G प्लस 1 अपॉन 9K इज इक्वल टू 2 अपॉन E। Which of the following relation correctly depicts the relationship between G, K and E? क्वेश्चन हो जाएगा, बदल देंगे, कहीं 2 कर देंगे, कहीं 9 कर देंगे, कुछ कर देंगे, अरे यार, लेकिन हमें क्या है, हमारा तो फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, बेस स्ट्रांग है, क्या हम ये वज्र गुणन खंड वाली विधि नहीं अपना पाएंगे, अपना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक रिलेशन है। अगर रट्टा मारना चाहो तो मार लो, हमने तो नहीं मारा, हम तो यहाँ से निकाल लेते हैं एग्जाम में, आप भी निकाल लोगे, क्लियर, क्योंकि आप इंजीनियर हो। अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इंजीनियर नहीं है कि नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये बात हो गई। अब देखो इसके बाद एक बात जानिए कि जो पॉइजन्स रेशियो म्यू है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 0.5 तक होती है, 0 to 1/2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि म्यू की जो रेंज है या म्यू की जो वैल्यू है, या हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर करें कि म्यू की जो वैल्यू है वो 0 से 1/2 क्यों होती है, और म्यू का क्या खेल होता है, म्यू के बारे में इतनी सारी बातें क्यों करते हैं, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ग्रेविटी एजुकेशन पे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।
और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करिए, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दिया करिए, वो जो है आपका उसके लिए मैं वीडियोस बनाने होंगे बना दूंगा और जैसे होगा वो मैं सॉल्व करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहने के लिए।